हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका थेराप्यूटिक यूज़, उसकी एडीएमई और उसके एडवर्स इफेक्ट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। यूजुअली ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अब पहला स्लाइड तो इंट्रोडक्शन जो पिछली बार का थोड़ा सा याद करने के लिए। थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज टू काइंड ऑफ हार्मोन्स, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन। हमने देखा था कि पूरे वीडियो का जो मेन एम था समझाने का वो यही था कि थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। 2 आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है जिसको T3 T4 बोलते हैं और तीसरा है कैल्सिटोनिन। अब आज का जो है वो T3 और T4 के बारे में और थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स है उनकी जो मेडिकेशंस है उनका स्टिमुलेशन इनहिबिशन वो सब के बारे में है। द नेक्स्ट इज MOA। सबसे पहले मैंने बताया MOA दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब बेसिकली 3 रिसेप्टर साइट्स है थायराइड ग्लैंड को एक्ट करने के लिए। पहली है न्यूक्लियस वेयर दे कैन कॉज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल्युलर प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कैलोरीजेनोसिस। अब यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज mRNA ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या होता है जो सेल्यूलर प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कैलोरीजेनोसिस। अब सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड मेनली क्या काम है, तो इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से यहाँ पे दिया है कैलोरीजेनोसिस होता है। अभी कैलोरीजेनोसिस बेसिकली क्या होता है मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। उसमें इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जो थायरोक्सिन हार्मोन का एक्शन है वो एक कैलोरीजेनिक हार्मोन है, तो उसको जो प्रोसेस जो थायरोक्सिन करेगा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए तो उसको कैलोरीजेनेसिस बोला जाएगा। नेक्स्ट, देयर एनाबॉलिक इफेक्ट्स आर ड्यू टू देयर न्यूक्लियर इंटरेक्शन। एनाबॉलिक इफेक्ट्स वो होता है जो कभी भी एनर्जी ग्रो करने के लिए काम करता है। कैटाबॉलिक इफेक्ट्स इन द सेम वे ऐसा होता है कि वो एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज नॉन जीनोमिक एक्शन जो होता है T4 का एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। द नेक्स्ट इज सेकेंड, जो 3 रिसेप्टर साइट्स है उसमें से दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दिस अकर्स अर्ली इन कोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू थायराइड हार्मोन्स एंड रिक्वायर एनर्जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर के हिस्से को और बाहर के हिस्से को डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे सेल के, आई एम सॉरी अबाउट द न्यूक्लियस, हमारे सेल के जो अंदर का जो पार्ट होता है और जो बाहर का पार्ट होता है उसको जो लेयर डिफ्रेंशिएट करती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस पर जो ये अपना सेकेंड रिसेप्टर साइट्स है थायराइड हार्मोन के एक्शन के लिए। अब दिस अकर्स अर्ली इन कोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू थायराइड हार्मोन्स और इसके लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ सब्सटेंस, किस की एंट्री, कौन से सब्सटेंस की एंट्री को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। अमाइनो एसिड है, कैल्शियम है एंड ऑफ थायराइड हार्मोन देमसेल्स, उनके खुद के हार्मोन्स को भी अंदर जाने के लिए फैसिलिटेट करता है। एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइल साइक्लेज वी ऑल नो द ATP द एनर्जी वी नीड फॉर ऑल द प्रोसेसेस हैपनिंग इन आवर बॉडी, तो वो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। एज हम लोग ये बात जानते हैं कि MOA ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। दैट बेसिकली हमको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, तो व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेज आवर मेटाबॉलिज्म। फिर अगर पूछा जाएगा कि कितने रिसेप्टर साइट्स होते हैं, 3 रिसेप्टर साइट्स होते हैं। न्यूक्लियस है तो सेकंड इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड वी आर गोइंग टू रीड दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। Mitochondria we all know it is a powerhouse of the cell, so site for oxidate metabolism जहाँ करना हो वहाँ पे हेल्प होगा। दिस इज ऑल्सो एन अर्ली एक्शन एंड स्टिमुलेट जनरेशन ऑफ ATP। मैंने बताया ATP जो एनर्जी हमको चाहिए होती है उसके स्टिमुलेशन के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट, अब फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है थायराइड हार्मोन्स के। पहला कैलोजेनिक एक्शन जो हमने आगे पढ़ा, जो हमने एग्जाम्पल लेके देखा कि थायरोक्सिन हार्मोन सपोज अगर ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है और उस तरीके से वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है तो वो कैलोरीजेनिक एक्शन दे रहा है। तो ये सेम यहाँ पे है, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट O2 कंजप्शन, यहाँ पे भी सेम लिखा है, ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज करेगा और हीट प्रोडक्शन करेगा ऑल टिश्यूज में। बट जो टिश्यूज इसमें से निकल रहे एक्सेप्शन है वो क्या है, ब्रेन है, गोनाड्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, थाइमस है और डर्मिस है। नाउ रेगुलेट्स बाजल मेटाबॉलिक रेट्स। ग्रोथ में उसका क्या यूज है, ग्रोथ असेंशियल फॉर द इंट्रा यूटेराइन टिश्यू डिफरेंशिएशन एज वेल एज एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ के लिए
थायराइड हार्मोन का होना नेसेसरी है। इंट्रायूटेराइन थायराइड डेफिशिएंसी अगर होगी किसी पर्सन में, अगर इंट्रायूटेराइन थायराइड डेफिशिएंसी होती है, थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो वो क्या कर सकता है, डिफेक्टिव ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है पर्सन को, रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ हो सकता है, जैसे ड्वार्फिज्म हमने पढ़ा था, ज़रूरत से ज़्यादा हाइट और वेट का कम होना, रिकॉग्नाइज बाय द मार्क डिले इन द बोन मैच्योरेशन। नाउ द नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एक्शंस क्या है। पहला हमने देखा कैलोजेनिक एक्शन क्या है, ग्रोथ के बेसिस पे क्या क्या उसके एक्शंस होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्शन सब आया। इसमें है थायराइड हार्मोन्स प्रोमोट्स ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड सो एनाबॉलिक इन देयर इफेक्ट्स। हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे ग्रोथ होगा वो होगा एनाबॉलिक इफेक्ट, जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा वो होगा कैटाबॉलिक इफेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। थायराइड हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है और प्रोटीन के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, दैट इज इट इज गिविंग एनाबॉलिक इफेक्ट। अगर कम करता तो हम बोलते कि इट गिव्स कैटाबॉलिक इफेक्ट। इन इंक्रीजिंग अमाउंट लाइक इन थायरोटॉक्सिकोसिस देयर इफेक्ट्स आर कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक इफेक्ट्स कब देगा, जब थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। और थायरोटॉक्सिकोसिस कब होगा, जब जो थायराइड हार्मोन है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, दैट इज इट विल कॉज टॉक्सिसिटी, तो देयर इफेक्ट्स आर कैटाबॉलिक। तब हम ब्रेकडाउन का काम करते हैं और इसलिए कैटाबॉलिक। नेक्स्ट इज thyroid hormone increases rate of absorption of glucose from gut. Larger dose can cause glucose intolerance. थायराइड हार्मोन जो है वो एनहेंसेस करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का बाय लीवर एंड दे ऑल्सो इफेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म। नाउ हाइपोथायरॉइड सब्जेक्ट रिटेन्स वाटर एंड सोडियम एंड कैन नॉट एक्सक्रेट एन एडिड लोड ऑफ वाटर. डायूरेसिस एंड natriuresis occurs soon after medication. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन में नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इंक्रीजेज हार्ट रेट, क्या क्या इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट जो रहेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, कार्डिया का आउटपुट और कैटाकोलामाइन रिसेप्टर्स पे अप रेगुलेशन करेगा। ये सारे एक्टिविटीज करेगा थायराइड हार्मोन सीवीएस में। अब सीएनएस है नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें असेंशियल फॉर माइलिनेशन, माइलिन एक लेयर होती है इन द ब्रेन। अब सीएनएस में इट्स डेफिशिएंसी जब फटाल लाइफ लीड्स टू इरिवर्सिबल सीएनएस डैमेज। अगर ड्यूरिंग अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो वो सीएनएस को डैमेज कर देता है। मतलब सीएनएस पे उसका ये इफेक्ट है कि माइलिनेशन को इंक्रीज करता है। अगर किसी का माइलिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी होगी फर्टाइल लाइफ के टाइम पे, तो लीड्स टू इरिवर्सिबल सीएनएस डैमेज। नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोथायरॉइडिज्म अगर किसी को होगा, मतलब थायराइड हार्मोन्स उसके बॉडी में कम हो जाएंगे तो मेंटल रिटार्डेशन होता है। इरिटेबिलिटी और ट्रीमर्स और हाइपरकाइनेशिया के भी चांसेस है और साइकोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट जीआई ट्रैक्ट पे इफेक्ट, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनाडल फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स इन हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर कमी हो जाएगी, यहाँ पे हम एक्चुअली स्टिमुलेटर्स की बात कर रहे थे, ड्रग विच स्टिमुलेट्स दी थायराइड हार्मोन। जो एंटी थायराइड ड्रग्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो स्टिमुलेट करेगा एक्टिविटी। और अगर कमी है, दैट इज हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो क्या इश्यू आ सकता है। तो जीआई ट्रैक्ट में हमने देखा डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख रहे हैं कि गोनाडल फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन्स होगा, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो मेल्स एंड फीमेल्स को हाइपोथायरॉइडिज्म की शिकायत होगी। नाउ हीमोपैथिक सिस्टम, दैट इज ब्लड के रिलेटेड। तो ब्लड के रिलेटेड एनीमिया है, करेक्टेबल ओनली बाय द थायराइड मेडिकेशन एज वेल एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन हाइपोथायरॉइडिज्म। मेगालोब्लास्टिक हम सबको पता है, जो हमारा बोन मैरो है वो ऐसे रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि खराब होते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन में नेक्स्ट है स्किन। थायरोक्सिन डेफिशिएंसी अगर होती है किसी को, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, तो रफनेस ऑफ स्किन हो जाती है। वो क्यों होती है, डर्मल म्यूकोसल पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, इसकी वजह से स्किन रफ हो जाती है। मिसलिनियस में है क्रिएटिनिन काइनेज और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज को इंक्रीज और क्रिएटिनिन जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म को भी इंक्रीज करता है। एडीएमई और एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। एडीएमई उसका सिंपल है, T3 एंड T4 ओरली वेल अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, दैट इज सिस्टमिक इफेक्ट। Absorption is more when taken on empty stomach and can be variable and incomplete when taken with food. हाफ लाइफ है T4 की 6 to 7 days और T3 की है 1 to 2 days। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, देयर इज डायरिया, वेट लॉस, पाल्पिटेशन, ट्रीमर, हाइपरकाइनेशिया और ओकेजनली एंजाइना पेन भी हो सकता है।
प्रिपरेशन और एनालॉग्स देख लेते हैं। थायरोक्सिन सोडियम है, स्ट्रेंथ ये टैबलेट्स में होती है, स्ट्रेंथ अवेलेबल है 25, 50, 100 एंड 200 माइक्रोग्राम टैबलेट्स। रिवोथायरोक्सिन सोडियम दैट इज इंजेक्शन 200 to 500 माइक्रोग्राम पर ml। कॉम्बिनेशन ऑफ T3 और T4 रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज होती है। जिस पर्सन को थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, तो उसमें T3 और T4 दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। T3 रूटीनली यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है जो एंजाइना और CHS की शिकायत ला सकता है। CHS दैट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। थेरापेटिक यूज में पहला है सब्सटीट्यूशन थेरेपी जो देते हैं। इन क्रेटिनिज्म थेरेपी मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज आफ्टर बर्थ एज पॉसिबल विद इन वीक्स। अब सब्सटीट्यूशन थेरेपी कब दिया जाता है? क्रेटिनिज्म क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से पर्सन के ग्रोथ में जब इफेक्ट होता है तो वो दैट इज क्रेटिनिज्म। और बर्थ के तुरंत बाद ही इसकी थेरेपीज विद इन वीक्स में स्टार्ट करनी होती है। नॉन टॉक्सिक गोइटर होगा, उसमें भी यूज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन गिवन concurrently prevents and reverses enlargement and increased vascularity brought about by thioamides and diffuse toxic goiter of grave disease। थायरोक्सिन अगर concurrently प्रिवेंट या रिवर्स करता है एनलार्जमेंट एंड इंक्रीज वास्कुलरिटी ब्रॉट अबाउट बाय द थायोमाइड्स इन डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर ऑफ द ग्रेव डिसीज। अब हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी को होगा तो यूज होगा, लेकिन इसमें अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हाइपो मतलब उसको कम करने के लिए दैट इज इनहिबिटर्स यूज होंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग्स। नाउ थायरॉयड कार्सिनोमा, उसमें भी यूज होता है। सर्जरी ट्रीटमेंट होती है कार्सिनोमा के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ऑल द केसेस ऑफ थायरॉयड कार्सिनोमा फॉलोड बाय रेडियो एक्टिव थेरेपी जो उसके बाद दिया जाता है। अब थायरोक्सिन 3 आयोडीन जो है रेडियो एक्टिव थेरेपी में जो यूज होता है वो थायरोक्सिन भी यूज कर सकते हैं उस सर्जरी के बाद इन पेशेंट्स विथ स्मॉल और वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा एज दे आर TSH डिपेंडेंट। वो लोग थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए उनको थायरोक्सिन दिया जाता है इंस्टेड ऑफ 3 आयोडीन आफ्टर सर्जरी इन द पेशेंट्स विद द स्मॉल और वेरी डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। नाउ द थेरेपेटिक ट्रायल T4 is used as a therapeutic test for hypothyroidism when lab investigator fails to establish diagnosis as clinically strongly suspected cases। T4 जो है वो हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस बहुत सस्पेक्टेड केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे क्लिनिकली स्ट्रांगली डायग्नोसिस नहीं हो पाता उस जगह पे। नेक्स्ट, एंटी थायरॉयड ड्रग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एंटी थायरॉयड ट्रीटमेंट ड्रग का जो ट्रीटमेंट है वो प्रेगनेंसी के वक्त दिया जाता है। थायरोक्सिन एडेड टू एंटी थायरॉयड ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड हाइपोथायरॉयडिज्म इन मदर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म को अवॉइड करने के लिए प्रेगनेंसी में थायरोक्सिन को भी दिया जाता है साथ में एंटी थायरॉयड ड्रग के साथ। अब थायरॉयड हार्मोन डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा वेयर एंटी थायरॉयड ड्रग्स डू। थायरॉयड हार्मोन में जैसे कि थायरोक्सिन दिया जा रहा है तो थायरोक्सिन जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, मतलब इट कैन नॉट रीच द बेबी, बट वेयर एज एंटी थायरॉयड ड्रग्स डू। हैंस ये नेसेसरी है एंटी थायरॉयड ड्रग का डोज जो है हम प्रेगनेंसी के टाइम पे मिनिमम रखें। इट कैन बी हार्मफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज इट क्रॉस द प्लेसेंटा। अभी सिंपल सा डायग्राम है एमओए के लिए। T4 T3 है, जब T3 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, बाद में DNA का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है न्यू प्रोटीन्स का। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिसेप्टर है, अब जो हमने आगे पढ़ा कि 3 रिसेप्टर साइट्स होती है, तो ये कौन सा रिसेप्टर साइट है ये आप लोगों को आइडिया आगे होगा। ये न्यूक्लियस है, हमने देखा था उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, फिर ट्रांसलेशन हो रहा था और प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा था। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा शॉर्ट में। वो ये है, हमने एमओए से शुरू किया था, बेसिकली इससे शुरू किया था। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में बेसिकली हमने देखा था T3 T4 और कैल्सिटोनिन 3 हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने देखा कि एमओए में 3 रिसेप्टर साइट्स होती है। न्यूक्लियस है पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है। फिर फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में देखा, कैलोजेनिक एक्शन देता है, ग्रोथ के लिए क्या यूज़ है उसके, मेटाबॉलिक एक्शंस उसके क्या है, CVS एक्शंस क्या है, CNS के एक्शंस क्या है, GI ट्रैक पे क्या एक्शंस है, अगर कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हिमोपोइटिक सिस्टम में, स्किन में क्या इंपॉर्टेंस है, मिसलिनियस में क्या है, ADME उसके क्या है। T3 और T4 जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट्स ज़्यादा दे देते हैं। इट इज़ वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। एम्प्टी स्टमक में लोगे तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू टेकन विद फूड। हाफ लाइफ जो है T4 की 6 to 7 है, T3 की 1 to 2 days।
एडवर्स इफेक्ट्स हमने देखे, उसके प्रिपरेशन एनालॉग्स देखे, थायरोक्सिन सोडियम जो कि टैबलेट में अवेलेबल है, स्ट्रेंथ है 25, 50, 100, 200। रिवोथायरोक्सिन सोडियम इंजेक्शन है 200 से 500 माइक्रोग्राम ml में है, पर ml सॉरी। कॉम्बिनेशन ऑफ T3 और T4 अवेलेबल है जब आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी हो। T3 जो है वो नॉट यूज रूटीनली एज इट इज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मैंने बताया, जो मे कॉज एंजाइना एंड CHF। थेरापेटिक यूज़ क्या है? सब्सटीट्यूशन थेरेपी में यूज़ होता है इन क्रेटिनिज्म। बर्थ के तुरंत बाद विद इन अ वीक हमको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। नॉन टॉक्सिक गोइटर में यूज़ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होता है, थायराइड कार्सिनोमा में यूज़ होता है और थेरेपेटिक ट्रायल के लिए यूज़ होता है। अब एंटी थायराइड ड्रग का ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या यूज़ है कि हम थायरोक्सिन को, एंटी थायराइड ड्रग अगर कोई ले रहा है तो हम उसको थायरोक्सिन का डोज देते हैं, क्योंकि एंटी थायराइड ड्रग जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करने के लिए कैपेबल है और थायरोक्सिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इट विल नॉट बी मोर हार्मफुल। बट इट इज़ नेसेसरी कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी थायराइड ड्रग का डोज मिनिमम रखें विद द पेशेंट। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम मैंने जैसे कि बताया, इसमें जो रिसेप्टर आपको T3 के साथ बाइंड हुआ दिख रहा है रिसेप्टर बाइंडिंग पे, वो रिसेप्टर साइट है द न्यूक्लियस। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया स्टिमुलेशन और इनहिबिशन दो इफेक्ट है। स्टिमुलेशन वाले में इस तरीके से दोनों में एक्चुअली फ्लो सेम रहेगा, बट कहीं पे इनहिबिट कर रहा है, कहीं पे स्टिमुलेशन कर रहा है। यहाँ पे दिया भी है ऊपर, लेप्टिन, अल्फा मेलिनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लो BMR, फिर यहाँ पे एक्सेस आयोडीन इंटेक होगा, स्ट्रेस होगा, सोमाटोस्टेटिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और डोपामिन इनहिबिशन के लिए ये सारे ड्रग्स हैं। अब आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज थायराइड हार्मोन का MOA, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स था और प्रिपरेशन थे, एनालॉग्स थे, ADME था, थेराप्यूटिक यूजेस थे। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स, उसके क्लासिफिकेशन। अब जो ड्रग्स, थायराइड ड्रग्स जो है वो हमको मालूम है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें एंटी थायराइड ड्रग्स का भी पूरा डिस्कशन रहेगा एंड प्लस जो अपना कैल्सिटोनिन, जैसे हमने डिस्कस किया कि थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो कैल्सिटोनिन का रेगुलेशन, उसका सिंथेसिस वगैरह सब डिटेल्स उसमें रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अब इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ये मेरे पर्सनल नोट्स है जिसमें से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जितना सिंपली अगर पेपर में मेंशन करोगे उतना बेटर रहेगा। फ्लो चार्ट फॉर्म में मोर एंड मोर यूज डायग्राम्स। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डायग्राम्स को आप ज़्यादा यूज़ करो, वो लुक भी बेटर करता है और एक्सप्लेनेशन भी बेटर, तो उससे हमें मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक